तस्वीर खींच ली। फेसबुक के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और मेरी इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ वही स्वीडन, वही स्टॉकहोम, और यहाँ मेरी आज आखिरी दिन है मेरा। तो मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसे दोस्तों के लिए जो अपनी अपनी जगह अपने काम की वजह से शोहरत रखते हैं, उनसे बातचीत भी मैं रिकॉर्ड करके ले जाऊँ। आपको पता है मेरे अंदर हमेशा एक सहाफ़ी जो है वो मचलता रहता है, तो इस वक्त भी बहुत मचल रहा था। तो मैंने फ़रीदा जी को आवाज़ दी कि आइए जनाब आपका एक इंटरव्यू हो जाए। तो फ़रीदा अहमद जो है वो, अगर आप स्टॉकहोम आएँ और पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी में अगर आप कहीं भी जाएं तो ये चेहरा आपको ज़रूर नज़र आएगा, कभी अपने घर में दावतें करते हुए, कभी गाना गाते हुए, और इवन के जब इनके प्रोफेशन को हम देखते हैं तो वो एक बड़ा काबिल ताज़ीम प्रोफेशन है। ये स्वीडन में बच्चों को उर्दू पढ़ाती हैं। तो फ़रीदा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसा लग रहा है आपको इस कैमरे के सामने बैठे? फर्स्ट टाइम बैठी हूँ और जाहिर है बहुत अच्छा भी लग रहा है। अच्छा। और तो थोड़ी सी नर्वस भी है ना। हाँ, तो ये अच्छी बात है। नर्वस होना अच्छी बात होती है। जब इंसान नर्वस होता है तो कुछ सच जो है बराबर हो जाता है अंदर से। ठीक है, तो आप ये बताइए, मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात से दिलचस्पी है, पहले मैं वहीं से शुरू करूंगा कि आप जो है यहाँ स्कूलों में बच्चों को उर्दू पढ़ाती हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है और मेरे सुनने वालों को भी लग रहा होगा कि स्वीडन में बैठकर उर्दू पढ़ाना, और वो बच्चों को, ठीक है, तो ये क्यों, कैसे और किस तरह? क्यों और कैसे? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये सहूलत सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है कि हम लोग जो जहाँ पाकिस्तान छोड़ के आए हुए हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि जो वालिदैन हैं वो बच्चों से उर्दू नहीं बोलते, यानी कि अपनी माँ बोली मदर लैंग्वेज नहीं बोलते। वो जहाँ पे रहते हैं स्वीडिश ज़ुबान, ताकि उनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो सही हो जाए। तो इस तरह बच्चे उर्दू भूल जाते हैं। मैं दो किस्म के वालिदैन या दो किस्म की फैमिलीज़ की मिसाल दूंगी। एक वो जो अपने बच्चों को जहाँ पे लेके आते हैं तो उनको थोड़ी बहुत उर्दू आती होती है। एक वो वालिदैन जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं। तो जिनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं वो तो बहुत मुश्किल है। हम बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़ुबान जो है वो भी नहीं आती। उस वक्त हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। बहरहाल हम लोग फिर उनको पढ़ना सिखाते हैं। क्या तरीक़ेकार क्या है? मिसाल के तौर पे आप जो है किस उम्र के बच्चों को पढ़ाती हैं, कितनी देर पढ़ाती हैं? बिल्कुल। हाँ, ये हम लोग क्लास 1 से लेकर 9th तक पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन अगर किसी कम्यून में जिम्नाजियम जिसे कॉलेज कहते हैं, फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक, तो उस कॉलेज में अगर 6 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं तो फिर हम उनको पढ़ा सकते हैं। वैसे हम बच्चों को पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक लेके जाते हैं। तो शुरू क्या अलिफ बे से करते हैं आप? बिल्कुल अलिफ बे से करते हैं। अच्छा। और इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ हमारे हैं कि भी पहले बच्चों को रोज़मर्रा की ज़ुबान में जो हम चीज़ें, जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पहले वो सिखाते हैं। फिर दूसरी क्लास से हम शुरू करते हैं अलिफ बे, उनको लिखना और पढ़ना। तो पहली क्लास वाला बच्चा तो अभी उसको, जैसे वो वालिदैन ने उसको हमारे पास भेज दिया, कुछ वालिदैन तो समझते हैं कि शायद हम उनको उर्दू बोलना सिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो जाती है। अगर हमारा काम ये है कि हम उर्दू बोलने वाले बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। अच्छा जी, और अलिफ बे से शुरू होता है। तो जब 9th क्लास तक आप पहुंचती हैं, हाँ, जो बच्चा आपके पास पहली और दूसरी जमात से शुरू करे और जब वो 9वीं तक पहुंचता है तो उसको उर्दू की सलाहियत उसमें कितनी आ जाती है? बहुत आ जाती है। यानी वो आराम से उर्दू का अखबार पढ़ सकता है? उर्दू जो अखबार है वहाँ पे ज़रा मुश्किल अल्फाज आते हैं। मिसाल पे एक उर्दू की कोई किताब पढ़ सकता है, एक छोटी मोटी कहानी? बिल्कुल, बच्चों की छोटी कहानियाँ वो पढ़ सकता है। हाँ। और एक मैं आपको एक और बात बता दूँ, इसमें वालिदैन का हाथ होना चाहिए। उनकी मदद के बगैर जो वालिदैन बच्चों को एनकरेज करते हैं, उनकी मदद करते हैं, हम जो उनको घर में होमवर्क देते हैं, वो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। उनको घर से भी वो माहौल मिलता है। घर से माहौल मिलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उर्दू हासिल बिल्कुल, या अच्छी उर्दू सीखी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें यह है कि आप मुझे क्या ये बता सकती हैं कि ऐसे कितने बच्चे, एक तरह से वो उनकी ग्रेजुएशन ही हो गई ना? हाँ जी, हाँ। एक उर्दू कंप्लीट करके आपके पास से निकल रहे हैं, तो
ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको अब तक आप उर्दू सिखा चुकी हैं? मैं आपको कितने साल से पढ़ा रही हैं? मैं, हाँ बिल्कुल, मैं 13 साल से पढ़ा रही हूँ। और उन बच्चों को जिनको मैंने पहली क्लास से शुरू किया, 9वीं तक लेके गई हूँ, यकीन करें मुझे खुद इतनी खुशी होती है। और मुझे यकीन नहीं आता कि ये बच्चा मेरे पास आया था तो इसको तो उर्दू बहुत बोलनी भी नहीं आती थी, अलिफ बे तो दूर की बात है, और वो बच्चों की छोटी कहानियाँ की किताब पढ़ता है। लेकिन हम उनको कोर्स की किताबें भी पढ़ाते हैं, पाँचवीं क्लास तक लेके जाते हैं। आपका इम्तिहान भी होता है? बिल्कुल, इम्तिहान तो साथ होते हैं। बाज़ औक़ात तो मैं बच्चों को बताती ही नहीं कि ये आज आपका मैं टेस्ट ले रही हूँ। अच्छा, तो पेपर आउट नहीं होता, नकल नहीं होती? नहीं, यहाँ पे नहीं। और एक और आपको ये बड़ी दिलचस्प बात बता दूँ कि जब मेरा जो बच्चों को जो मैं पढ़ाती हूँ, ये पीरियड जो है 40 मिनट का होता है। अच्छा। 40 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं। और इसमें अगर मेरे पास 8 बच्चों का ग्रुप होता है और अब उन्होंने 6 कर दिया, तो 6 में से 3 बच्चे मिसाल के तौर पर पहली अलिफ बे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे 5वीं क्लास की किताब पढ़ रहे हैं। और ये यानी कि मुख्तलिफ सतह पे ये बच्चे खड़े हैं, मुख्तलिफ दर्जे पे ये बच्चे खड़े हैं। मैंने स्वीडी से तर्जमा किया सतह, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि एक बच्चे को मैं अलिफ बे सिखा रही हूँ, दूसरा बच्चा 5वीं की इतनी मुश्किल किताब पढ़ रहा है, और तीसरा बच्चा अभी वो दूसरी की किताब पे है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम खुश हैं, निभा रहे हैं। बिल्कुल निभा रहे हैं। अच्छा, खुद आप स्वीडन कब आई थी? मैं स्वीडन आई थी 89 में। 89 में। हाँ, तो कोई बाकायदा मंसूबा बना कर आई थी कि मैंने यहीं रह जाना है? बिल्कुल नहीं, उर्दू पढ़ाना है? नहीं, मुझे तो जब मेरी तो यहाँ पे अचानक शादी हुई है, और मैं शादी अचानक ही होती है मतलब? नहीं, प्लान से भी होती है। अच्छा। मैं तो पहले बात ये कि मतलब आप ये कह रही हैं कि आप शादी की नीयत से नहीं आई? मैं शादी की नीयत से बिल्कुल नहीं आई थी। अच्छा। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जॉब तो करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पाकिस्तान से आई हूँ और यहाँ पे फिर मैं ज़ीरो से शुरू करूँगी तो कौन सी जॉब करूँगी। तो खुदा का शुक्र है मैंने ये ख़ुद चूज़ किया अपना ये प्रोफेशन, कि मैं पाकिस्तान मैंने 2-3 साल जॉब की एज ए होम इकोनॉमिक्स टीचर, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल में। अच्छा। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं इसमें उर्दू भूली नहीं हूँ। अच्छा। बच्चों को सिखाते तो आपको खुद स्वीडिश ज़बान सीखने में कितना अर्सा लगा? ये भी डिपेंड करता है। मैंने पहले आते बच्चे पैदा किए, अपनी फैमिली बनाई, उसमें काफ़ी टाइम लगा। फिर बच्चों को 1.5 साल का किया, उनको नर्सरी में भेजा, फिर मैंने कहीं जाके स्वीडिश सीखी। लेकिन इस दौरान मैं जाती रही हूँ, लेकिन सीरियसली नहीं। अगर मुझे मेरी टीचर देती थी होमवर्क, मैंने कभी नहीं किया था, क्योंकि बच्चों के साथ। तो अब आप किसी स्वीडिश औरत से स्वीडिश ज़बान में जी उसी तरह लड़ाई लड़ सकती हैं जैसे पाकिस्तान में औरतें लड़ती हैं? नहीं, यहाँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ तो ऊंचा बोलना ही लड़ाई समझा जाता है। वाह। हाँ, लड़ाई तो दूर की बात है। अगर आप ऊंची बोल रहे हैं ना किसी से, अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो गई है पाकिस्तानी स्टाइल से, तो वो समझेंगे कि ये नाराज़ है और ये मेरे से लड़ाई कर रही है। तो अभी आप मेरा ख्याल है 4 ज़बानें जानती हैं, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी और स्वीडिश? जी बिल्कुल। ठीक है। तो अब कौन सी ज़बान में बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है? पंजाबी में? जी बिल्कुल। अच्छा, अब भी अपनी ज़बान जो है उसी में भी लगती है। बिल्कुल। स्वीडिश में कितनी मिठास है या सीखने में कितनी दिक्कत है? इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं मुकाबला उन लोगों से करूंगी जो मेरे क्लास फेलोस जब स्वीडिश सीखने आते थे, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई दूसरे मुल्कों से जो आ रहा है। तो एक अमेरिका मेरा क्लास फेलो था, उसके पास भी डिक्शनरी थी और मेरे पास भी। मेरी डिक्शनरी इंतहाई खूबसूरत साफ़ रहती थी, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। और क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और जो मेरे साथ वाला था वो हंसता था मेरी डिक्शनरी देख के, क्योंकि उसकी डिक्शनरी के धज्जियाँ उड़ गई थी, तो उससे जल्दी सीख ली। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी। लड़के बिल्कुल जाहिर है। हाँ, अगर आप सीखने में वक्त देंगी और उसको सीरियस लेंगी उतना जल्दी नहीं। हाँ वो भी, और लेकिन अगर आप घरेलू वाइफ हैं तो आपको देर लगेगी, लेकिन सीख ली। फिर उसके बाद काफ़ी कोर्सेज भी किए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, जब आपने स्वीडिश सीखी तो सबसे पहले, मैं भी हस्बैंड का नाम नहीं लूँगा, आप भी मत लीजिएगा। हाँ। थोड़ी देर बाद हम उन पर बात करेंगे नाम के साथ। ठीक है। तो आप बताइए, आपने अपने हस्बैंड को सबसे पहले स्वीडिश में क्या जुमला कहा? स्वीडिश में क्या जुमला कहा? मैं तो उनको स्वीडिश में यही कहती थी जो मेरी टीचर समझाते थे कि उससे कहो कि तुम्हारी मदद किया करे। स्वीडिश में तो कैसे कहते हैं स्वीडिश में? कांदू जेल्पा में इलेक्सा।
अच्छा, Oh, yeah. ये क्या बोला? कि आप मेरी लेक्सा होमवर्क को कहते हैं. Kan du hjälpa mig? Min lärare säger varje dag din man måste hjälpa dig, men han har aldrig hjälpt mig. ओह, इतना लंबा क्या था? हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की, पता क्यों? हाँ. फिर हम लोग फिर पंजाबी में आ जाते थे और नई नई शादी हुई थी. हाँ. तो फिर हम यानी कि खूब हंसते खेलते बातें करते थे और ये मेरा होमवर्क मजाक में डाल देते थे. अच्छा, अब आपके बच्चों को खुद हाँ, कितनी स्वीडिश आती है और कितनी उर्दू आती है? ओई, उनको तो बहुत अच्छी, वो यहाँ की पैदाइश है. हाँ. ये स्वीडिश उनकी समझ लें कि उनकी अपनी ज़ुबान है, अपनी ज़बान हो बिल्कुल, गई, और वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जो मैंने अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाई, हम लोग पंजाब से हैं तो मैंने पंजाबी सिखाई है और बिल्कुल खालस पंजाबी, उसमें एक लफ्ज़ भी मैंने नहीं मिलाया, ना स्वीडिश का ना अंग्रेज़ी का, और वो उसी तरह बोलते हैं बिल्कुल. बल्कि हमारे बच्चों की पंजाबी पे लोग फ़ख्र करते हैं और साथ हंसते भी हैं कि यार इतनी अच्छी पंजाबी खालस अपनी माँ बोली भी कोई बोलता है. बिल्कुल. अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको देखा है कि आप ख़ास तौर पे जो है जहाँ प्रोफेशनल आपकी एक लाइफ है, उसके अलावा आप घर में भी जो है बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं, हर तरह के खाने वाने पकाना ये वो. तो स्वीडिश कोई डिश ऐसी है जो आप पकाती हैं? स्वीडिश डिश, बिल्कुल स्वीडिश डिश सोचनी पड़ेगी. वैसे तो स्वीडिश खाने इतने मशहूर नहीं हैं, तो स्वीडिश डिश कोई खास नहीं है उनके ऐसे? नहीं, उनकी खास नहीं. क्या ये लोग ज़्यादातर हाँ, क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं? नहीं, दालें तो अब खाने का रिवाज ज़्यादा हुआ है, ये मछली बहुत खाते हैं. मुझे याद आया, मैं लक्स बनाती हूँ स्वीडिश स्टाइल से, बिल्कुल. क्या बनाती हैं? लक्स, सैल्मन, जो फिश है. हाँ जी. अच्छा. ये स्वीडिश स्टाइल से. और इनका एक है जैसे कहते हैं पोतातिस ग्रातेंग, यानी कि आलूओं का क्रीम के साथ और पनीर के साथ मिक्स करके और इसको ओवन में रखा जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और छोटे से लेकर बड़े सब पसंद करते हैं. अच्छा, जब पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी में ऐसी औरतें बैठी हों जिनको स्वीडिश नहीं आती, तो आप रोक जमाती हैं ये ज़बान का उन पर? नहीं, कभी भी नहीं. कभी नहीं जमाती? नहीं. क्यों, वजह क्या है? ऐसा तो अच्छा नहीं लगता. हर एक के अपने अपने हालात हैं और बिल्कुल भी नेवर, कभी भी नहीं. कभी नहीं किया ऐसा. अच्छा, अब थोड़ा सा हम उस तरफ आते हैं कि एक तो आपका मतलब मैंने देखा कि आप बहुत सोशल हैं और बड़ी आपकी जो है पाकिस्तानियों से भी और जो है इंडियन लॉबी में भी आपकी बहुत अच्छी दोस्तियां हैं. तो ये दोस्तियां जो है वो ख़ास आप चुनकर करती हैं कि मैंने पाकिस्तानी या इंडियन से करना है, या जो आपको अच्छा दोस्त नज़र आए आपसे दोस्ती करती? प्रीसाइजली, बड़ा अच्छा सवाल है. कभी नहीं, दोस्ती मैं कभी सोच के नहीं करती कि ये कहाँ, अगर बंदा दिलचस्प है, चाहे वो मेरी तरह, हाँ बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं है, अगर वो आदमी है या लड़की या औरत किसी भी एज का, तो मुझे पसंद है, तो हर हाल में मैं उससे दोस्ती रखना पसंद करती हूँ. तो पाकिस्तानी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं या इंडियन अच्छे दोस्त हैं? पाकिस्तानी भी मेरी, पाकिस्तान दोनों ही. मैंने वो नहीं किया कि वो, इन दोनों में से जो भी अच्छा है तो अच्छा ही है. अच्छा, लेकिन मैंने चाहे वो दिल्ली से हो. अच्छी दोस्तों में जो है एक महफिल आपने मेरे लिए भी जमाई थी पार्चे के एजाज़ में, तो मैंने उसमें देखा कि आपकी इंडियन दोस्तें जो हैं वो उसमें ज़्यादा आई थी, तो मेरा ख्याल है उन लोगों से ज़्यादा दोस्ती है. हाँ बिल्कुल, ये आपने बात बड़ी अच्छी की. कल का जो माहौल था मेरी दिल्ली की फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो ऐसा था कि हम सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बता दूं कि उसमें हमारी सारे हम इकट्ठे बैठे हुए थे एक ही सोफे पे, 2 मर्द और 1 औरत, या 1 मर्द या 2 औरतें. तो ऐसा पाकिस्तानी कम्युनिटी अगर मेरी दोस्तें होती तो शायद हम ऐसा ना बैठते. ये वजह है. पाकिस्तान की याद आती है कभी? बहुत आती है, लेकिन जैसे कहते हैं कि चूँकि मैं जाती नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाला हिसाब. किसको याद नहीं आती? याद आती है बहुत. तो कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात जो बहुत याद आती है पाकिस्तान की अच्छी या बुरी? बुरी बात ये है कि बाहर जब हम निकलते हैं तो अपने आप को गैर महसूस करते हैं, ये सबसे. और अच्छी बात ये कि अपना मोहल्ला, अपनी दोस्तें, सब गलियां सब याद आते हैं. वो आपकी दोस्त वगैरह आ गई हैं यहाँ पे पाकिस्तान से? नहीं. अच्छा, नहीं, सब वहीं पे. अच्छा, तो अब ये है कि एक और आपकी जो ज़िंदगी में अहम बात है कि आपके जो शौहर हैं वो अदीब हैं. जी बिल्कुल. बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है ना, और
मेरा ख्याल है कि जो मैंने महसूस किया है कि वो बहुत अच्छे शौहर भी हैं। तो आपको साइंस सुच्चा ज़्यादा पसंद है या मुश्ताक जो है वो ज़्यादा पसंद? मुझे मुश्ताक अहमद ज़्यादा पसंद है। अच्छा, वो क्यों? वो इस तरह के कभी कभी मेरी ये जो लिखते हैं कभी कभी मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाता है। अच्छा, किस बात पर? किस बात पर? मतलब क्या लिखने में क्या चीज़ पे इख्तलाफ, यानी उनको ज़्यादा लिखता देख कर परेशान होती है? नहीं, ज़्यादा लिखता देख के नहीं, कभी कभी जहाँ पे ये ज़रा थोड़े से ओपनली लिखते हैं तो मुझे कभी कभी नहीं अच्छा लगता, तो फिर मैं हो जाता है, लेकिन हाँ। अच्छा, तो इतने दिन की रिफाकत में क्या अच्छी बात क्या बुरी बात आपने महसूस की? क्या बुरी बात? मेरे ख्याल में 27-28 साल हो गया हमारी शादी को 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। हाँ, तो फिर क्या मतलब उनमें क्या अच्छाई देखी जो आप कहेंगे भाई ये किसी शौहर में नहीं होती? अच्छा, या बहुत कम शौहरों में पाई जाती? हाँ, हम रिस्पेक्ट बहुत करते हैं एक दूसरे। कभी आज तक कभी महफिलों में इन्होंने कभी इनके ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रही हो, या कभी नेवर। और इनकी जो आपने बुरी बात भी तो पूछी है ना, ये शुरू में, अब तो करने लगे हैं, डर गए हैं, 26 साल हो गए हैं, कभी तारुफ नहीं करवाते थे। अच्छा। और ये मज़े लूटते थे। कभी बड़ी पार्टीज में जाती, मैं बैठी होती और मेरे पास कोई अगर आदमी आ जाता तो पूछता, या मुश्ताक के भी उधर कोई दोस्त वगैरह, तो इन्होंने कभी तारुफ नहीं करवाया। मैं इनकी इस बात से बहुत मैं तंग थी। अच्छा, तो फिर क्या वो आप कराने लगे या हो गया आप तारुफ? कराने लगे हैं। और हाँ, तो आपका तारुफ तो खुद आपकी क्वालिटीज है ना, अपनी आप इतना घुल मिल जाती हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात, आपको सिंगिंग बड़ी अच्छी आती है। तो ये फन कहाँ बहुत पुराना है या अभी शुरू किया आपने? बहुत अच्छी तो नहीं आती, लेकिन ये फन ऐसा है कि छोटे होते हुए जब मैं क्लास 1 से 8वीं क्लास तक, नहीं 10वीं क्लास तक, स्कूल के ज़माने में बज़्म अदब में जाती थी, तो स्टेज पे कोई ना कोई नज़्म वगैरह गाती थी, और ये मेरी बड़ी सिस्टर है जो मुझे तैयार करवाती थी। अच्छा। और उसके, हाँ जी। गाना कब से शुरू किया फिर? गाने वहाँ भी थोड़े बहुत गाती थी, लेकिन मेरे मियाँ ने, जो उनकी अच्छी बात है, उन्होंने इतना इनकरेज किया है, इतना कि मैं बता नहीं सकती। सिर्फ इन्होंने मेरी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि इन्होंने मुझे बताया कहाँ रुकना है, कौन सा लफ्ज़ कैसी, उसकी अदायगी कैसी है। इससे पहले कि मैं अपना गाना बाहर सुनाऊँ, मेरा ये कांट छांट गाने की जो है सारा कुछ ये करते हैं। अच्छा, बहुत हौसला अफजाई तो की। कोई ऐसी कटा हुआ छटा हुआ कोई गाना है तो आप यहाँ सुना दे आज हमें। बहुत, मैं तो बाहर सुनाने से पहले इनको को 1000 बार सुनाती हूँ, और ये बड़ी अच्छी तरह मदद करते हैं। तो कोई सुनाइए, आज के लिए भी गाना हो जाए थोड़ा सा। मैं सबके लिए, हाँ थोड़ा सा सही, ठीक है। हाँ, बताइए। नूरजहां मुझे बहुत पसंद है, उसके गाने नूरजहां के तो अक्सर मैं गुनगुनाती हूँ, तो चलिए सुन ले। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का ख़जाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का ख़जाना। मोहब्बत करें, खुश रहें, मुस्कुराएं, खुश रहें, मुस्कुराएं, ना सोचें हमें क्या कहेगा ज़माना, क्या कहेगा ज़माना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का ख़जाना। तुम आए के बचपन मेरा लौटाया, लौटाया, मिला है मुझे ज़िंदगी का बहाना, ज़िंदगी का बहाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का ख़जाना। वाह वाह वाह, ये अपने ख़जाने से आपने एक बहुत अच्छा गाना निकाल के हमें दिया, तो बड़ी खुशी हुई। तो थोड़ा सा और कुछ आपसे बातें करते हैं। एक बात मुझे ये पूछनी थी कि इतने दिन आप यहाँ रह चुकी हैं, इतना अरसा बीत गया, सालों बीत गए, तो अब आप लिबास किस तरह का पसंद करती हैं? जो स्वीडिश लिबास है वो आपको अच्छा लगता है, या वही पाकिस्तानी लिबास पे आप जो है वो अब तक? मैंने शुरू से, मुझे
स्वीडिश लिबास जो है वो बाहर, जब मैं स्वीडिश माहौल में निकलती हूँ तो मैं स्वीडिश लिबास पहनना पसंद करती हूँ। और जब अपनी फ्रेंड से मिलना हो उनके घरों में, बाहर नहीं, और अपनी दिल्ली की फ्रेंड से या लाहौर की फ्रेंड से तो पाकिस्तानी ड्रेसेस। अच्छा, ये स्टॉकहोम में आप रहती हैं जी, तो यहाँ की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बाहर पसंद है? कोई सीन, कोई? मुझे पूरा स्टॉकहोम बहुत पसंद है। अच्छा। जब भी गई हूँ मैंने इसकी हमेशा तारीफ़ की है अपनी दोस्तों के साथ। जब बाहर हम निकलते हैं या मुश्ताक जी के साथ, अपने कपल्स, बाकी दोस्तों के साथ, हमेशा हर दफ़ा स्टॉकहोम की इतनी तारीफ़ की है। और साथ ही हम सब ये बोलते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं, कितने खूबसूरत शहर में रह रहे हैं। बिल्कुल। आप मुश्ताक साहब के साथ जो है बहुत सारे दीगर ममालिक में भी घूम चुकी हैं। बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कंपेयर करें स्वीडन को दूसरे मुल्कों से, आप कनाडा भी आई हैं, आपने बताया बहुत सारे ममालिक। हाँ 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 जी, ठीक है ना, इटली वगैरह सब गई हैं आप, यूरोप पूरा घुमा है जी बिल्कुल, तकरीबन। तो डेनमार्क भी गई हैं जी बिल्कुल, वहाँ तो बहुत गए हैं बाय कार। हाँ जी। तो उसके मुकाबले में स्वीडन कैसा महसूस होता है? कुछ के मुकाबले में स्वीडन बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अमेरिका में, न्यूयॉर्क, शिकागो, उनकी देखी तो मुझे अपना स्वीडन छोटा सा लगा। और सिंगापुर की जब मैंने देखती हूँ बड़ी बड़ी इमारत, सिंगापुर में 2 बार जा चुकी हूँ, तो लेकिन उनके मुकाबले में मुझे फिर छोटा सा लगता है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन रहन सहन के एतबार से कैसा है? रहन सहन के एतबार से नंबर 1। लोग कैसे हैं यहाँ? लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े पुरसकून और तहम्मुल मिजाज। जिस तरह हम एकदम हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करते। आप इनके पास 1 से 2 घंटे 3 घंटे गुजारें, आपके साथ सिर्फ चंद जुमले बोलेंगे। हमारे जैसी बेतकल्फ़ी बातें करने की वो नहीं है। तो अगर जैसे मैंने अभी आपसे इंटरव्यू लेते हुए 21 मिनट हो गए मुझे। अच्छा। तो इस 21 मिनट में आपने जितनी बातें की हैं, तो अगर कोई स्वीडिश बैठी होती तो इतनी बातें नहीं करती? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं अच्छा, होता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अब आप जो है ये बताइए कि आप जो खाने पकाती हैं इतने, तो उसमें कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा आपकी मकबूल है, पॉपुलर बहुत है, लोग बड़े शौक से खाते हैं? लोग बड़े शौक से खाते, बिरयानी। बिरयानी खाते जी। हैं। अच्छा। और दालें वाले सही नहीं पकाती हैं आप? दालों में से जो मैं एक बात बता दूं, दालों में से मेरे मियाँ को माश की दाल खुश्क बेगार लगी हो प्याज की, वो बहुत पसंद है। और अपनी तारीफ़ आप नहीं करनी चाहिए, ये माश की दाल जो मैं पकाती हूँ बिल्कुल खुश्क टाइप की, तो ये बाकी घरों में नहीं मिलती। अच्छा, नहीं बिल्कुल। तो बस ठीक है, जो लोग इस वक्त जो है YouTube पर जो है मुझे देख रहे हैं, तो उन सबको दावत आम है कि भाई अगर आपका ज़रिया माश अच्छा हो गया, आप टिकट खरीद सकते हैं, स्वीडन की टिकट खरीदिए और आकर यहाँ माश की दाल खाइए। तो फरीदा, बहुत शुक्रिया आपका कि एक आपसे हमने छोटी सी गुफ्तगू। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें दिलचस्पी उसी बात से थी, जो मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात के, एज ए टीचर आप जब यहाँ उर्दू पढ़ा रही हैं, तो मुझे पूछना ये था कि वो कैसे हो रहा है। और दोस्तों, आपने भी अंदाज़ा लगाया होगा कि स्वीडन में भी रहकर भी जो देखिए यहाँ उर्दू को एक फ़रोग़ हासिल हो रहा है। और ये इस काम में जो है पेश हैं कि यहाँ की आइंदा नस्ल जब आगे बढ़ेगी और अगर वो उर्दू ज़बान जानती है, बोलती है और कुछ पढ़ सकती है, तो इसमें फरीदा अहमद का बहुत हाथ होगा। तो फरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर एक नशिस्त कभी रखेंगे। अब आप टोरंटो आएंगी तो फिर आपसे हम बात करेंगे। ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया।